जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, समय एक कालखंड होता है 2024 अब इस कालखंड के आखिरी क्षण, आखिरी पल पूरे कर रहा है और हम जल्दी ही 2025 में एंटर कर जाएंगे। दर्शकों, कोई भी कालखंड जब समाप्त होता है और नए कालखंड में हम प्रविष्ट करते हैं तो नेचुरल बात है, मन में आता है कि हम कुछ समझें, कुछ देखें, क्योंकि ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, ये मिला है इसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए कि समय के कालखंड के साथ जो कर्मों की गति होती है, क्या वो कर्मों की गति हमें उन्नति की तरफ लेकर जा रही है या हम डिमोशन यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। दर्शकों, आपने इस समय YouTube पर बहुत सी ज्योतिष और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखी होंगी कि 2025 में क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी राशियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को फ़ायदा होगा। मगर दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको समझकर आप हर कालखंड में जीवन को कैसे जीना है, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। दर्शकों, कोई भी कालखंड जब समाप्त होता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें वो कालखंड जीने के लिए मिल गया। हमें परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें परमात्मा आपने इतना लायक समझा कि हम वो कालखंड देख पाए, क्योंकि समय तो अनवरत गति करता रहेगा दर्शकों। और अगर हमें आने वाला समय भी जीने को मिल जाए तो दर्शकों, आप देखिए कि कितनी बड़ी परमात्मा का एक तरीके से हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा, या हम कह सकते हैं कि हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हमें जीवन को समझने, जीवन को जीते हुए, कर्मों को करते हुए उस जीवन को समझने का आगे कुछ और मौका मिल रहा है। सो दर्शकों, समय का कोई भी कालखंड जब आपको मिल रहा है तो आपको परमात्मा के प्रति क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद देना है। बाकी ना तो हम कालखंड से लड़ सकते हैं, ना कालखंड को रोक सकते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है दर्शकों जो हमारे किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। जीवन हमें मिलता है जीने के लिए, सो जितना जीवन जीने को मिल जाए हमें धन्यवाद करना है। और अगर आगे भी जीवन जीने को मिल जाए, अगर 2025 भी हमें जीने को मिल रहा है, तो दर्शकों, आप सब परमात्मा के उस आशीर्वाद को समझें और उस आशीर्वाद के थ्रू जीवन को जीने का प्रयास करें। दर्शकों, ये था मेरा मोटा मोटा संदेश। आज की वीडियो में मैं भी आपको थोड़ा सा 2025 के बारे में बताने वाला हूं, मगर शुरुआत करेंगे दर्शकों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक दर्शकों मुझे दिया मेरे एक एक्स स्टूडेंट, वो पाकिस्तान में रहती हैं, एक महिला हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी बहुत अच्छा नाम कमा चुकी हैं। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा। दर्शकों, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, सो आज की वीडियो में स्टार्टिंग टॉपिक दर्शकों वो क्वेश्चन ही रहेगा। अब दर्शकों, वो क्वेश्चन था कि सर, दो ल्यूमिनरीज हैं, हमें मालूम है, सूर्य और चंद्रमा, मगर दोनों ल्यूमिनरीज के ऑपोजिट क्या है? हमें सिर्फ शनि मिलता है। ल्यूमिनरीज का मतलब होता है प्रकाशमान ज्योति के पुंज। अब प्रकाश के पिंडों के सामने शनि, अब ये क्या है? परमात्मा का कौन सी रिडल है, कौन सा रहस्य है ये? दर्शकों, ये रहस्य देखने में गहन हो सकता है, ये मिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, मगर है तो बहुत सिंपल। दर्शकों, आप देखिए, जब भी दिन आएगा तो रात आएगी, यानी कि समय कभी भी एक ही डायरेक्शन में गति नहीं करता। समय की जो गति है दर्शकों वो साइक्लिकल है, एक हम कह सकते हैं साइकिल में उसकी गति है। सो जब साइकिल में हम ऊपर जाएंगे तो नीचे भी तो आएंगे।
प्रकाश, आप देखिए दिन के स्वभाव को आप समझिए। सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो आसमान में धीरे 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 वो ऊपर चढ़ता है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है और उसके बाद अंधकार। तो सूर्य के सामने शनि का होना, दर्शकों, ये एक बहुत सिंपल और एक नेचुरल सी ऑब्जर्वेशन है, बट दर्शकों ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। क्यों? दर्शकों, हमें ये जो जीवन मिलता है, अब आप क्लियरली समझिए, हमें जीवन क्यों मिलता है। एक्चुअल में इस प्रश्न के पीछे एक्चुअल में प्रश्न ये होना चाहिए था कि हमें अगर जीवन मिलता है तो जीवन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो दर्शकों, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, ज्योतिष शास्त्र हमारा एक इकलौता ऐसा शास्त्र है जो धर्म के साथ साथ फिलॉसफी यानी कि दर्शन और जितनी गूढ़ चीजें हैं, डीपेस्ट चीजें, उनके आंसर्स भी आसानी से दे जाता है। अब दर्शकों, हमें जीवन मिलता है। अब जीवन मिलने के पीछे दो ही स्ट्रॉन्गेस्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वो कौन से हैं? दर्शकों, जीवन जब मिलेगा, आत्मा यानी हमारी चेतना, चेतना को एक शरीर मिलता है। हम कहते हैं चेतना को हम ज्योतिष शास्त्र में लेते हैं सूर्य के साथ। जब सूर्य एक चेतना का, हम कह सकते हैं कि उसके थ्रू, हमें ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि आप चेतना को समझिए सूर्य के थ्रू। अब सूर्य तो ल्यूमिनरी है, एक प्रकाश का पुंज है, एक लाइट का पावर हाउस है। अब उसके सामने आप देखोगे क्या पड़ा है? शनि पड़ा है। अब दर्शकों, अब उसी प्रश्न पे वापस आइए आप कि हमें जीवन क्यों मिलता है। दर्शकों, ये शरीर हमें क्यों मिलता है? शरीर मिलने की क्या जरूरत है? चेतना को गति करनी है तो चेतना डिफरेंट तरीके से भी गति कर सकती थी, उसको शरीर के थ्रू ही उस टाइम जोन, उस कालखंड के थ्रू क्यों गुजारा गया? दर्शकों, हमें ये जो शरीर मिला, ये एक तरीके का टूल है, एक मशीन है जो हमें कर्म करने के लिए दी गई है। जब भी आत्मा को शरीर मिलेगा तो दर्शकों, कर्म उसके सामने ही पड़ा होगा या कर्म उसके अंतर्निहित होगा। चेतना और कर्म ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं जब हम बात करते हैं जीवन की। जीवन में आत्मा यानी चेतना और चेतना के सामने कर्म। शनि का वहां होना, क्योंकि बाहर से देखने में ये एक दूसरे के एनिमिकल होते हैं, बट दर्शकों, ये आमने सामने वाले एनिमीज में ही तो अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट चीजों में ही हो सकता है। सेम एनर्जी वाली चीजें, चेतना के साथ आप चेतना को मिटा दीजिए, अट्रैक्शन नहीं बनेगी। तो अट्रैक्शन कैसे बनेगी? अंधकार के साथ प्रकाश, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो चेतना के सामने कर्म। अब कर्म हमें दिया गया, हम इसको ये नहीं कर सकते कि हमने इसे मांगा तो हमें मिला। नो, हमें कर्म दिया गया। शरीर मिला तो उसके साथ ही कर्म मिल गया। अब दर्शकों, सिंपल चीज को अब आप समझिए, चेतना के साथ कर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ, एक्चुअल में ये मैग्नेट के वो दो पोल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब चेतना को अब आगे अगर विकास करना है दर्शकों, तो विकास करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने इस चीज को बहुत सही शब्दों में परिभाषित किया है। चेतना को आगे बढ़ना है तो चेतना को आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए एक खास चीज हमें दी गई, वो है हमारा मन। एक्चुअल में मन हमारी देखने की आंखें हैं। हम हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को भी आंख के साथ ही लेते हैं, बट चेतना या आत्मा अपने आप तो कुछ नहीं देखती। चेतना तो सिर्फ आपके शरीर को, आपके जीवन को चलाने वाली एनर्जी है, बट मन आपका ड्राइवर है।
अब आप यहां पे समझिए, दूसरा जो प्लेनेट है चंद्रमा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को क्या बोला गया, ये आपकी ड्राइवर एनर्जी, यानी ये आपके जीवन को चलाने वाली एनर्जी है। दर्शकों, जब जीवन को चलाने वाली एनर्जी है तो जीवन को जैसे जैसे जीवन चलेगा तो कर्म तो चलेंगे साथ साथ। जीवन है तो कर्म है। मन की जहां पर भी गति जाएगी, मन जहां तक भी देख सकता है, या मन को जिस भी चीज को मन देखता है या देखना चाहता है, दर्शकों, वहां पर उसके साथ कर्म तो एसोसिएट करेगा ही करेगा। अब कर्म, मन के सामने भी कर्म और चेतना के सामने भी कर्म। मगर दर्शकों, यहां पर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज भी वहां पर आ जाती हैं। मन तो देख सकता है, शास्त्रों में कहा गया आप दृष्टा बन जाओ, मगर एक्चुअल में ये थोड़ा सा एक ऐसा पहेली है, रिडल है दर्शकों, जो हो सकता है आगे आने वाले समय में हम उस पर भी बात करें। ज्योतिष शास्त्र इस चीज का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देता है। वो कंफ्यूजिंग कैसे देता है दर्शकों? जब मन की बात आती है, मन से हम जो देखना चाहते हैं वहीं पर हमारा कर्म जाएगा, यानी जो चीज एक्चुअल में है वहां पर, अगर हम कहें जो सच्चाई में, जिसको हम कहते हैं दृष्टा भाव, दृष्टा भाव में हम अपनी तरफ से अपना कोई इनपुट नहीं डाल रहे, अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे कि हम इस चीज को देखना चाहते, जो हमें दिखाया जा रहा है हम उसको देख रहे हैं। बट ज्योतिष शास्त्र में मन के सामने आप देखोगे 10th हाउस कर्म का हाउस आ गया, यहां तक तो बात है बिल्कुल क्लियर। मगर जब बात आती है सूर्य की, चेतना की, तो उसके सामने आप देखोगे शनि के साथ राहु लग जाता है। दर्शकों, ये एक ऐसी कंफ्यूजिंग पोजीशनिंग है जो अभी तक के मनीषी इस चीज को, ना उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा, ना किसी ने इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करी। एक्चुअल में चंद्रमा के साथ सामने शनि के साथ राहु आ जाए तो समझ आता है कि मन को माया का खेल दिया गया, मगर चेतना के सामने ही माया का खेल। दर्शकों, बहुत से दर्शक इस क्वेश्चन के ऊपर कंफ्यूज हो जाएंगे, खास करके जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स होंगे। 5वें भाव के सामने जो 11वां भाव है उसकी लॉर्डशिप शनि के साथ को लॉर्डशिप राहु को दे दी गई। अब राहु दर्शकों क्या है? राहु आप सीधा सीधा समझते हो, वो तो माया है, मायापति विष्णु द्वारा क्रिएटेड एनर्जी है। अब मन के सामने शनि के साथ राहु हो, हमें कर्म करने में वो माया समझ आए कि हम कर्म करें ना करें, कौन सा करें, इधर करें उधर करें, आगे करें पीछे करें, वो जो माया का खेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लाउड इफेक्ट। आप सीधा सीधा क्लियरली देख नहीं पा रहे, आपके चश्मे पर या आपकी कार की विंड स्क्रीन फॉगी हो गई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कहाँ जाना है? आप दिग्भ्रमित हो जाते हो, भ्रमित भी होते हो और दिग्भ्रमित भी होते हो, यानी एक तो आपको देखने में डिफिकल्टी और दूसरा आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो। सो दर्शकों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है, बट यहां पर ज्योतिष शास्त्र इस चीज के आंसर डिफरेंट तरीके से भी देने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जब हम पंचम भाव के सूर्य को लेते हैं तो सूर्य को हम पंचम भाव संतान के साथ ले रहे हैं। दर्शकों, यहां पर ज्योतिष शास्त्र को मुझे लगता है कि इसको दोबारा से थोड़ा सा परिभाषित करना पड़ेगा। कुछ फिलोसोफर्स ज्योतिष में आए हैं जिन्होंने सूर्य को वो स्टेज नहीं दी, उन्होंने ये बोला जुपिटर को जीव के साथ जोड़ दिया। जब हम जुपिटर को जीव के साथ जोड़ते हैं तो जीव का मतलब तो दर्शकों चेतना हो जाता है। अब पंचम भाव सूर्य को अगर हम संतान के साथ लेते हैं तो संतान के आगे जो कर्म, यानी संतान के थ्रू जो कर्म या उस एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जो कर्म होगा, उसमें कंफ्यूजन आए, वो समझ आता है कि संतान दिग्भ्रमित है।
उसको समझ नहीं आ रहा, उसको रास्ता दिखाना है। बट चेतना ना तो किसी को रास्ता दिखाती है, क्योंकि चेतना तो बस सिंपल एक प्रकाश का पुंज है। आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो या कैसे इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर है। चेतना का अपना कोई रोल नहीं, अपना कोई खेल भी नहीं। खेल सिर्फ आपके मन का है दर्शकों। सूर्य और चंद्र के सामने शनि का होना दर्शकों, ये बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि मन को अगर देखना है, देख आप कुछ भी सकते हो दर्शकों। अब आप थोड़ा सा यहां पर और क्लियर हो, मन देख रहा है। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे देखते हुए आपको मेरा सिर दिखाई दे सकता है, मेरी आंखें दिखाई दे सकती हैं, मेरा फेस, मेरे कपड़े, मेरे जो पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। चाहे आप देख मुझे ही रहे हो, मगर मेरे थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को देख पा रहे हो। मन तो दर्शकों ऐसा है, जिस चीज़ में उसका रस होगा मन वो ही देखेगा। आप में से बहुत से दर्शक होंगे, वो मुझे देखने की बजाय मेरे पीछे जो टीवी क्या इमेज बदल रही है, हो सकता है वो उसमें इंटरेस्टेड हो। किसी को ये देखने में इंटरेस्ट होगा कि कौन से ब्रांड का एसी लगा हुआ है, किसी को ये देखने का होगा कि यहां पर कौन सी चीज गलत है। तो मन के स्वभाव, मन का इंटरेस्ट, मन क्या देखना चाहता है, जो मन देखना चाहता है दर्शकों, कहीं ना कहीं कर्म भी तो उसी दिशा में जाएगा। जो चीज हम देखना ही नहीं चाहते उसमें कर्म कहां से हो जाएगा। दर्शकों, एक बात मैं आपको क्लियरली अब बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में ये जो सेंट्रल घर, केंद्र स्थान 4 और 10, ये दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मन और मन के आगे कर्म। अगर मन और कर्म एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए तो दर्शकों सोने पे सुहागा हो गया। अगर मन एक दिशा में, कर्म दूसरी दिशा में, आप देखो अब क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर भागेंगे। और जब मन और कर्म डिफरेंट दिशा में आ गए तो दर्शकों एक बात तो क्लियर है, रिजल्ट अच्छा तो हो नहीं सकता। और आपका रिजल्ट आपके काम आएगा। अब दर्शकों यहां पर ये जो ज्योतिष शास्त्र की ऑब्जर्वेशन है कि 11th हाउस में शनि राहु इकट्ठा किया। अब 11th हाउस को हम क्या जानते हैं या मानते हैं, हम मानते हैं ये इच्छा पूर्ति का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और यहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र दर्शकों आता है शतभिषा, राहु का नक्षत्र है। अब शतभिषा नक्षत्र यानी कि एक तरीके से आपको यह समझाने का प्रयास ऋषियों द्वारा हुआ कि आपकी 100 इच्छाएं हो सकती हैं और 100 इच्छाएं आपके लिए वो माया का जाल बुनती हैं। मगर दर्शकों, इच्छा होना ये तो एक नॉर्मल बात है, मन है, डिजायर होगी, इच्छा होगी। मगर जब हम उस माया जाल की बात करते हैं दर्शकों, इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स पड़े हैं, अगर आप उस चीज को पकड़ पाओ तो। जब हम कहते हैं माया जाल, इसके साथ ही आप एक स्टेटमेंट को और जोड़ दीजिए जो ऋषियों ने कहा है, आप कर्म करते नहीं, कर्म आपसे करवाए जाते हैं या कर्म आपको करने पड़ते हैं। बहुत से लोग इस स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब कर्म हम ही कर रहे हैं, एक्चुअली दर्शकों हम कर्म नहीं करते, हमारा अहंकार सिर्फ उसको ओन करता है, उसको पकड़ता है। बट कर्म तो हमें दिए जाते हैं और हमें करने पड़ते हैं। अब जब कर्म करने पड़ते हैं, अब पहले वर्ड आया था माया जाल, एक जाल है, एक वेब है। अब वेब आपने तो क्रिएट नहीं किया, अब वेब है और वो वेब एक तरीके से पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है। अब यहां से आप दर्शकों कुछ चीजों को आसानी से समझ पाओगे कि वो जो माया का जाल है या कर्मों के थ्रू वो जो जाल, वो वेब बना हुआ है, अगर कोई इंसान उसको एक डायरेक्शन में खींचेगा, क्या आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा? बृहस्पति ज्ञान आपको एक तरफ खींच सकता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा।
दूसरा प्लेनेट, दूसरे लोग, उस तरह की नेचर वाले, इसमें प्लेनेट का रोल नहीं, उस तरह की नेचर वाले लोग अगर उस वेब को दूसरी तरफ खींचेंगे तो क्या उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा? और जब आपका वो जाल खींच गया तो आपको भी तो उसके साथ ही खींचना है। तो कर्म चाहते ना चाहते दर्शकों उसी डायरेक्शन में हो जाता है। अब आप देखिए, ये वो कर्म की मैं बात कर रहा हूं जो आप ना चाहते हुए भी करते हो। बहुत से कर्म हम अपने मन की आंखों से देख रहे, उसमें इंटरेस्ट है, रस है, तो हम उसको कर रहे। मगर बहुत से कर्म परिवार के कर्म हैं, समाज के कर्म हैं, ऐसे कर्म हैं जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं और हमें करने पड़ जाते हैं। अब दर्शकों, आप क्लियरली समझिए, ये जो कर्म हैं ये आपको दिए गए हैं। आप उस कर्मों के माया जाल से या कर्मों के जाल से बंधे हुए हो। जब कर्मों के जाल से बंधे हुए अगर एक डायरेक्शन में खींचा जाएगा तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा? अब दर्शकों, इसी चीज को अगर आप कालखंड के साथ जोड़ के समझने का प्रयास करोगे तो आपको दर्शकों एक डिफरेंट ज्योतिष की पिक्चर समझ आ सकती है। इसमें क्या होता है दर्शकों, बचपन किसी का भी बचपन में जीने की हम कहते हैं शक्ति सबसे स्ट्रांगेस्ट है। बट टाइम का साइकिल, कालखंड यहां पर बहुत स्लो गति करता है दर्शकों। ये मैं बात कर रहा हूं मनुष्यों के लिए। आप देखिए, मनुष्य का बच्चा पैदा होकर कितना समय लेता है बोलने के लिए, चलने के लिए, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स, छोटे छोटे आपके फिजिकल पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए कितना समय लगता है। यानी कि अपने पांव पे खड़े होने में ही मनुष्य का बच्चा कितना समय ले जाता है। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर काल बहुत स्लो गति कर रहा है। और जब अधेड़ अवस्था आती है, अधेड़ अवस्था से लेकर मृत्यु तक का दर्शकों, वहां पर आपका कालखंड एकदम से बहुत तेज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत फास्ट। आप फटाफट फटाफट कर्म करने की कोशिश करते हो कि मृत्यु आ रही है, इस चीज को भी कंप्लीट कर लें, इस चीज को भी पूरा कर लें। अब दर्शकों, इसी चीज को आप किसी भी कालखंड के साथ जोड़ के देख लीजिए। जीवन इसी तरीके से गति करता है और जीवन के साथ कर्म भी तो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि हम कर्मों के साथ बंधे हुए हैं। सो जीवन में दर्शकों आप नोटिस करिए, पशु के बच्चे हैं, बड़ी जल्दी उनका टाइम साइकिल पूरा होता है। मतलब वो डेवलपमेंट, बहुत से बच्चे तो पैदा होते ही अपने पाँव पे चल पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, पाँव पे चल पड़ते हैं। मगर हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप देखिए, समय डिफरेंट तरीके से गति करता है। सो जब समय की गति इस तरीके से होती है तो दर्शकों, हमें ज्योतिष शास्त्र में अपनी दशाओं को भी उसी तरीके से समझना पड़ेगा हमें। सो दर्शकों, ल्यूमिनरीज के सामने शनि का होना और शनि के थ्रू, क्योंकि हमें जो कुछ भी देखना है हम मन की आंखों से देख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। आप देखना चाहते हो देख लो, नहीं देखना चाहते आंख बंद कर लो। मगर मन है, जब बाहर की दुनिया को नहीं देखेगा तो अंदर की दुनिया को देखेगा। अंतर अवलोकन, इनर इंट्रोस्पेक्शन, वो भी तो होगी। अब ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर है कि हमें अपनी उस चेतना को विकास करते हुए देखना है। दर्शकों, यही तो काम है हमारा। और जैसे जैसे चेतना को हम देखना शुरू करेंगे, चेतना अपने शुद्ध स्वभाव में, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे पवित्र अवस्था में, जब हम चेतना के स्वरूप को देखते हैं, आप उसको परमात्मा का नाम दे सकते हो, आप एनलाइटन, आप जो भी शब्द देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि शब्द सबको अपने तरीके से ही चीज को समझने में सहायी होते हैं। तो दर्शकों, जब वो चेतना के प्योरेस्ट रूप को आप अपनी आंखों से, आंखें तो दर्शकों वो मन की ही रहेंगी, बाहर की दुनिया देख लो, अंदर की दुनिया देख लो, आंखें तो वो मन की ही हैं। सो मन की आंखें अब देखने के लिए कर्म साथ में लगेगा। सो कर्म आप कोई भी कर रहे हो, आप व्यापार कर लो, आप मेडिकल प्रोफेशन चले जाओ, आप पंडित बनकर पंडिताई कर लो, कर्म कांड कर लो, आप मतलब नेगेटिव कर्म कर लो, उन चीज़ों से ये चीज़ें प्रभावित नहीं होती। क्योंकि चेतना का विकास दर्शकों, जब तक
हम उस चेतना के स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। कर्म तो हमारे साथ लगे हुए हैं। अब वो जो मायाजाल है, मायाजाल हमें बाहरी दुनिया में प्रभावित कर रहा है दर्शकों, अंदर की दुनिया में वो मायाजाल नहीं होता। ये किसी अलग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मतलब करूंगा कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो जीवन में कोई कर्म नहीं करते। खास करके ऋषि मुनि, बाहर से देखने में लगता है वो कोई कर्म नहीं करे, मगर जीवन तो उनके लिए भी वैसा ही है, वैसा ही जीवन घटित हो रहा है, मगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन का जो एक रास्ता है वो डिफरेंट है। हम बाहरी दुनिया के थ्रू चीज़ों को देख रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। सो दर्शकों, 2024 हो, 2025 हो, आप देखिए ये चीज़ आपकी अनवरत कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये ऑब्जर्वेशन बंद नहीं होनी। माया का खेल, कर्मों के जाल का खेल, ये आपका चलता रहेगा। अब दर्शकों, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था कि थोड़ा सा मैं 2025 में की बात भी आपसे करूंगा। अब 2025 दर्शकों, बहुत स्पष्ट बात है, देखा जाए आप ट्रांजिट्स को देख सकते हो कि ट्रांजिट्स इस समय ग्रहों की कैसे कैसे गति कर रही हैं। दर्शकों, दो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पर पोजीशंस बताने वाला हूं कालखंड की। अब आप देखिए, सबसे पहले आप मार्च के एंड में जाइए। मार्च के एंड में 6 प्लैनेट्स दर्शकों एक ही घर में पहुंच रहे हैं। मतलब एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। 9 में से दर्शकों 6 प्लैनेट एक ही घर में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो दर्शकों ऊर्जा का खेल तो होगा, बहुत स्ट्रांग खेल होगा। अब 9 में से अब 6 एक घर में आ जाएं, एक केतु या राहु केतु, वो तो ऑब्वियस बात है कि बाहर जाएगा ही जाए। मतलब एक्चुअल में देखा जाए सिर्फ 2 प्लेनेट ही डिफरेंट भावों में हैं। इसी तरीके का एनर्जी कॉन्फ्लुएंस दर्शकों सितंबर के एंड पे आपको मिलने वाला है। सो ये जो 2 घटनाएं दर्शकों मैंने आपको बोली हैं, मार्च का एंड और सितंबर का एंड, यहां पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने का योग बन रहा है दर्शकों। बाकी वैसे भी दर्शकों 2025 किसी भी मायने में अगर हम देखें बहुत अच्छा तो जाने वाला नहीं है दर्शकों। ये स्टेटमेंट नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं, ऐसे शब्द, नेगेटिव चीजें मैं जल्दी से बात नहीं करता हूं, मगर दर्शकों जिस तरह से हमने प्रकृति का दोहन किया है वो इम्पैक्ट हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमें वो देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी, मेजर दुनिया में उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 कंट्रीज के प्रीमियर्स गए हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ये आप बहुत बड़े लेवल पर नेक्स्ट ईयर देख सकते हो। युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, युद्धों के बढ़ने की संभावना ही है दर्शकों 2025 में, कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसके पीछे आप कारण भी समझ सकते हो कि दुनिया को जो रूल करने वाले रूलर्स होते हैं दर्शकों, वो कहीं ना कहीं शांत मन वाले लोग नहीं हैं। चाहे आप ट्रंप की बात कर लें, चाहे आप पुतिन की बात कर लें, शांत मन के योगी स्वभाव वाले लोग दुनिया को रूल नहीं कर रहे। जब दुनिया के रूलर्स इस तरह के होंगे तो दर्शकों आप कैसे सोच सकते हो कि वो उस तरह की शांति क्रिएट हो सकती है। अब दूसरी चीज, जब एनर्जी के इस तरह कॉन्फ्लुएंस बनेंगे 2025 में, तो दर्शकों नेचुरल आपदाएं भी तो आएंगी। आप देख सकते हो नेचुरल आपदाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। गर्मी का पीरियड लंबा होता जा रहा है, सर्दी कम होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज आपको मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है। अब 2 डिग्री बढ़ गया तो रेनफॉल बढ़ेगा, फ्लड्स बढ़ेंगे। फ्लड्स के साथ साथ अब एक आपने वो सुना होगा साइंटिफिक वर्ड, एल नीनो और एल नीना इफेक्ट। अब ये जो क्लाइमेट चेंज का ये नहीं है जो हमारे एशिया में होता है, अमेरिका में उसका ऑपोजिट देखने को मिलेगा, और जो अमेरिका में होगा वो उसका ऑपोजिट आपको यहां देखने को मिलेगा। ये सारा एनर्जीज का खेल है दर्शकों। 2025 चाहे हम
किसी भी राशि की बात कर लें दर्शकों, कोई बहुत अच्छा तो साबित नहीं होने वाला। सो अब आपको 2025 में क्या करना है, क्योंकि राशि किसी की जो मर्जी हो, अगर युद्ध है तो युद्ध का इंपैक्ट सबके ऊपर बराबर। इसके साथ ही आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल मार्केट होती है दर्शकों, वो बहुत अनस्टेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की। पूरे दुनिया में आप देखोगे बैंक्स कोलैप्स करते दिखेंगे आपको, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे बहुत बड़े बड़े खेल आपको देखने को मिलेंगे, फ्रॉड्स, चीटिंग्स। क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस है दर्शकों, और जब एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस इस तरह से बनेगा तो घटनाएं उसी के तरीके से जाएंगी। वो चाहे छोटे लेवल पर देख लो, चाहे उसको बड़े लेवल पर देख लो। सो दर्शकों, यहां पर सबसे मूलभूत और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बाहर घटित हो रहा है, हालांकि दर्शकों उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, मगर हम ये कहते हैं कि एक वेब बन गया, अब वो वेब आपको संचालित कर रहा है। एनर्जी का एक मोमेंटम बन गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एनर्जी का मोमेंटम बन गया, अब वो मोमेंटम आपको गवर्न कर रहा है। तो उसमें राशि एरीज आ जाए, सेजिटेरियस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, प्रभाव तो आपके आउटर वर्ल्ड यानी शरीर के ऊपर। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा, एरीज के लिए भी उतना ही बढ़ेगा, सेजिटेरियस वाले के लिए भी उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैंसर वालों के लिए डिफरेंट हो जाएगा, पाइसिस वालों के लिए डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता दर्शकों। अब आप जितनी भी इस तरह की वीडियोस देखते हो, वो बोला जाता है फला राशि के लिए अच्छा हो जाएगा, फला के लिए बुरा हो जाएगा। अरे भाई, एक बात सोचो, अगर क्लाइमेट चेंज आया, समर एक्सटेंड हुआ, तो समर सबके लिए एक्सटेंड हो गया। पर्टिकुलर उसमें राशि का कहां पे खेल है? दर्शकों, ज्योतिष हमारा बहुत गलत दिशा में जा रहा है, और फिर उसके ऊपर बहुत ही थोथे और बहुत ही, मतलब अगर मैं वर्ड यूज करूं, बहुत घटिया लेवल की रेमेडीज देने का प्रयास किया जाता है, बेचने का, कि जी आप ये चीज़ एक कागज़ के ऊपर 10 बार लिख लो, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप अपने जूतों के अंदर कुछ डाल लो, उससे दुनिया। दर्शकों, ऐसा नहीं होता। कोविड आया, प्रभाव सबके ऊपर, राशि कहाँ होती है? दर्शकों, हर चीज को ज्योतिष की एक ही आंख से देखने का प्रयास मत करो। बाहरी दुनिया अलग तरीके से दिखेगी, अंदर की दुनिया अलग तरीके से दिखेगी। सो दर्शकों, अब मैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। जब बाहर एनर्जीज का कॉन्फ्लुएंस हो जाए, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएं, तो क्या करना है दर्शकों? आपको अंदर से शांत होने का प्रयास करना चाहिए। अंदर से शांत होने का प्रयास, अपने कर्मों को समझने का प्रयास करना। कर्म आपके सही गति, सही दिशा में जा रहे हैं, सही गति कर रहे हैं, बस उतने में। ज्यादा फैलाव दर्शकों अब अच्छा नहीं है। अब आप अपने, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाएं, ना बढ़ाएं, मगर अपने कंट्रोल में रखकर जितना काम कर सको उतना ही करो। ऐसा नहीं है एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस आया और आप भी फैल जाओ, वो तरीका दर्शकों आपको नुकसान दे जाएगा। अंदर से शांत, बाहर से कर्म करते रहो, फिर बाहर जो भी घटित होगा, अगर नेचुरल बात है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, तो आप उससे बेटर तरीके से लड़ने में सक्षम हो जाओगे। सो दर्शकों, सभी दर्शकों के लिए मैं एक बात कहता हूं कि 2025 को अपने अंदर को स्ट्रांग करने का साल बना लीजिए। अंदर अकेला स्ट्रांग नहीं होता दर्शकों, उसके लिए आपको अपने शरीर, क्योंकि ये मशीन है आपकी, इसको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। सो इसको आप स्ट्रांग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, मगर सबसे बड़ी बात है मेडिटेट करिए। मेडिटेशन अगर आप करोगे तो दर्शकों, बाहर योग प्राणायाम से आपका शरीर स्वस्थ होगा, और मेडिटेशन करने से आपका इनर स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे जैसे इनर स्वस्थ होगा, फिर बाहर की घटनाएं वो होंगी, क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि एक जो मोमेंटम बन गया दर्शकों, अब क्लाइमेट चेंजेस से, वो जो 2 डिग्री टेम्परेचर राइज से जो एक मोमेंटम बन चुका है दर्शकों, उसको रोका नहीं जा सकता। अब वो तो जो डिस्ट्रक्शन होनी है वो होनी ही है, मगर आप उसके लिए बेटर तरीके से तैयार हो जाओगे, और उन्हीं घटनाओं के थ्रू, उनको देखते हुए आप अपनी चेतना को एवोल्यूट होते हुए देख सकते हो। सो दर्शकों, 2025 को अपने लिए,
अच्छा बनाइए। समाज के लिए तो जैसा प्रभाव है वो आपके सामने आएगा। सो दर्शकों, आप सबको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी एनर्जीज़ को फालतू ये जो पार्टीज़ और इन चीज़ों में खराब करने की बजाय अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज़ के ऊपर लेकर जाइए। सो दर्शकों, यही मेरी आज की वीडियो का आपको संदेश है। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी दर्शकों के लिए मेरा फ़ोन नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881164480। बाकी दर्शकों, निवेदन है 2024 तक आपने हमें बहुत प्यार दिया है और ये प्यार इसी तरीके से आगे आप कंटिन्यू रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। इसी तरह की अगली खूबसूरत वीडियो आने तक दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।